This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे जनाबे वाला वो आज के लिए होंगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हमारे जो ग्रोथ रेट्स हैं, जिसके अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को भी मिला लेता हूं, हैं मीडियम साइज़ को भी मिला लेता हूं, इसके अलावा स्मॉल स्केल को भी मिला लेता हूं, और कॉटेज इंडस्ट्री को भी मिला लेता हूँ, होम बेस्ड इंडस्ट्री को भी मिला लेता हूँ। नेज़ ये कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के एक जिसे मैं कह सकता हूँ शोबे में से वाबस्ता हो सकते हैं, उन सब को मिला लेता हूँ और इन सब की ग्रोथ रेट के मुतालिक थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है अपने इर्द गिर्द, वो छोड़ देते हैं इस वक्त कि हमारे पास ख़बरें क्या आ रही हैं, क्योंकि ख़बरें तो हमेशा यही आ रही होती हैं, मईशत बहुत अच्छी जा रही है, बहुत बेहतरीन है, टॉप और टॉप है, कोई कमी बेशी नहीं, हर तरह की आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं, बिजली के निर्ख गिर चुके हैं वगैरह वगैरह। इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ से कतई नज़र गुफ्तगू ऐसी करते हैं जो कि मंतक की बुनियाद पर हो और हम टारगेट्स, फिगर्स, नंबर्स वगैरह देखते जाएँ अपने जहन के अंदर। और इसके अंदर मैं चलें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताता, लेकिन कम से कम ट्रेंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंड्स को डिस्कस करें तो पिछले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपने देख लिया ट्रेंड्स क्या थे। इस दफ़ा अगर हम डिस्कस करें तो ट्रेंड्स क्या हैं। क्या हम फिगर्स एंड नंबर्स को मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर रहे? क्या हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को एक फ़िगर की तरह ट्रीट तो नहीं कर रहे कि उन्होंने कितना बेचा, कितना कमाया, उनकी मुनाफे की शरह क्या रही? हमें तो करना इस तरह से चाहिए कि हम साथ साथ ये देखें कि वो मईशत का कितना बड़ा हिस्सा है। परसेंटेज ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन क्या है, अब ये सवाल है ना पूछने वाला। फिर उसके अलावा ये चेक करें कि उनका एक्चुअल एसेट फुटप्रिंट क्या है। एसेट फुटप्रिंट के माने ये हैं कि उनके असासों में किस कदर इजाफा हुआ है नंबर ऑफ एसेट्स में, इंस्टेड कि हम उनके एसेट की रिवैल्यूएशन शुरू कर दें जो उनके पास मौजूद है। न्यू एसेट क्रिएशन क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या की है? न्यू एसेट क्रिएशन क्या है? क्या उन्होंने एक्सपेंशन की? क्या उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की? क्या उन्होंने रिप्लेसमेंट की? क्या नई मशीनें मंगवाई? क्या फैक्ट्री की जो एक जिसे आप कहिए जहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री अपनी तामीर की है उसकी बिल्डिंग के अंदर कोई इजाफा किया? क्या न्यू मशीनरी इस्टेब्लिश करके अपनी कैपेसिटी में इजाफा किया? ये चंद ऐसे सवाल आते हैं जिनको पूछना बहुत ज़्यादा अहम है। हमारे यहाँ एनालिस्ट क्या करते हैं, सतही तौर पर खुनच देते हैं थोड़ा थोड़ा उसको, और फिर उसके बाद कह देते हैं साहब इसमें इजाफा हो गया और उसमें इजाफा होगा। भाई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजाफा हो गया, वो तो देखो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर का क्या सूरत हाल है, उसकी अपनी पोजीशन क्या है। लोग कहते हैं तनकीद तो आज हम करते ही नहीं है ना, आज तो हम सॉलिड ग्राउंड, सॉलिड फुटिंग पे बात करते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट आई, यानी न्यू एसेट क्रिएशन हुई, लोगों ने पैसा लगाया और न्यू एसेट क्रिएट किया, उसके बारे में बात करें। कौन कौन सी नई इंडस्ट्रीज़ लगी, कौन कौन से ऐसे नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हुई? कुछ भी नहीं। कितनी, जैसे सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे, बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर क्या इनोवेशन क्रिएट की। इनोवेशन भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, नयापन। कौन सी नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की? सारे जहाँ के टेलीफोन इस मुल्क में पहुँच गए, मोबाइल टेलीफोन। आपने अपने मुल्क के अंदर मोबाइल टेलीफोन की कितनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की? थोड़ी बहुत होगी, पता नहीं। ये सवाल हैं आपसे, और सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस प्लस मुतारिक है, मैं भी मुतारिक रहता हूँ, अली नासिर। आप इसके ऊपर अपने सवाल ज़रूर भेजें ताकि हम कोशिश करते रहें वक्त के साथ साथ बिजनेस प्लस भी इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू जारी रहे। ये बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ें, हमें इस तरह के सवालात पूछने हैं जो मईशत से जुड़े हुए हों। ठीक है, नाइट शो और नाइट पैकेज एक जैसी चीज़ें होती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा होता है कि नाइट को आपने टॉक शो देख लिया, नाइट पैकेज अवेल कर लिया, लेकिन हकीकत में क्या है कि जेब में पैसे आने चाहिए। इकोनॉमी और बिज़नेस फाइनेंस की भी बात होनी चाहिए। इकोनॉमी बिज़नेस फाइनेंस के ऊपर रहते हुए बात यह है कि आपने कितना एक्सपेंड किया, ज़रा बता देना। मैं तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर रहा हूँ, सर्विसेज की तरफ अभी गया ही नहीं। मैंने खिदमात के शोबे को छुआ ही नहीं, अभी तो मैं फ़िज़िकल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तो आप बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपने क्या हासिल कर लिया, ले दे के वही बात दोबारा से टेक्सटाइल, ले देकर वही बात दोबारा से टेक्सटाइल। अच्छा चलें, आपने टेक्सटाइल में क्या अचीव कर लिया? एक्सपोर्ट टारगेट आप मीट नहीं कर रहे हो। आपकी अपनी इंडस्ट्रीज़ रो रही हैं कि उनका काम नहीं चल रहा, या तो वो गलत कह रही होंगी या आपके नंबर्स गलत कह रहे होंगे। दो चीज़ें नहीं हो सकती एक साथ। अगर
टेक्सटाइल वाले ये कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री का हाल बुरा है, और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट टारगेट्स जो है मीट नहीं हो पा रहे, और तीसरी जगह हुकूमत कह के नहीं जी बहुत बेहतरीन काम हो रहा है इनका। तो इन चीज़ों के दरमियान खुला तजाद पाया जाता है, और उस खुले तजाद को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आइए इसको हम छोड़ दें, दूसरी तरफ जाते हैं। अगले दिन हम बात करते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग का शोबा, अब बताओ इसमें हमने क्या कमाल हासिल कर लिया। हमारा इतना बड़ा मुल्क है, लोग कहते हैं आप क्यों जज्बाती होते हैं, छठी बड़ी आबादी वाला मुल्क है। आपके मुल्क के अंदर आपने इंजीनियरिंग के शोबे में क्या हासिल कर लिया? कुछ भी नहीं। इंजीनियर बेबहा आपके पास पड़ा हुआ है। इंजीनियरिंग के शोबे में आपने अचीव क्या किया? दुनिया के अंदर कौन सी ऐसा कोई खूबसूरत चीज़ है जो आप दुनिया को दिखाएं और बोलें कि साहब ये हमारे इंजीनियर्स, खूबसूरत के माने सिर्फ वही नहीं होते जो सूरतन खूबसूरत सिर्फ इस वजह से लगे कि वो अपनी शक्ल में खूबसूरत हो। ऐसे भी मुमकिन होता है कि चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डायनेमिक होती हैं बड़ी, और उनके डायनेमिज़म को दिखाएं आप। इंजीनियरिंग के शोबे में डायनेमिज़म दिखाना बहुत ज़रूरी है। आपने डायनेमिज़म दिखाया नहीं इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर। अहमियत की हामिल वो चीज़ है। अभी तक आपने कौन सी ऐसी गाड़ी है जो आपने खुद बना ली? मैकेनिकल इंजीनियर की आपके मुल्क में कमी नहीं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर लेने वाले बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। फीट आपने क्या हासिल किया? लैंड डाउन वो पता नहीं कौन सा ब्रिज दिखाते हैं आप सक्कर के अंदर, बोलते हैं ये हमारी अचीवमेंट है। तो गोरे की अचीवमेंट है। आप अपने मुल्क के अंदर बताएं कि आपने कौन सा ऐसा मुनफरिद ब्रिज बनाया। ये मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री दुनिया भर की इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, आई एम श्योर। थोड़ा ओवरस्टेट नहीं कर सकता इस मामले में, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स बहुत होते हैं इस पे, ब्रिजेस पे, डैम्स पे, इस पे उस पे। आपने क्या अचीवमेंट की? फिर लोग नाराज़ होते हैं कि जी इसमें क्या हुआ। चलो मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से रिलेटेड वो नहीं है, लेकिन ये तो हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। आपने क्या अचीव किया? कल बात कर रहे थे हम टर्बाइंस और इंजन्स की। आपने टर्बाइंस और इंजन्स के अंदर क्या अचीव किया? देखें, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर को इसके अंदर आना है, बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन ने क्या करना है? पैसे लगाने। पैसे लगाकर उसने मुल्क के अंदर इंडिजिनसली कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ऑटोमोबाइल के अंदर एक नया कंपेटिटर आ जाएगा और पाकिस्तान का एक नाम हो जाएगा। उसका कोई नाम रखो ख़ास खूबसूरत, जो कि दुनिया भर के अंदर आपकी देखें गाड़ियाँ जो हम चलाते हैं उनके नाम हमारी ज़ुबान पर आ जाते हैं। उन नामों की वजह से हम उनके ममालिक को याद रखते हैं। आज अगर पाकिस्तान भी एक गाड़ी बना ले तो इकोनॉमिकल फ़ायदा भी, मुआशी तौर पर भी फ़ायदा होगा, और सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक इमेज जाएगा गाड़ी इन्होंने बनाई। क्या हुआ इस सिलसिले में? आप तो छठी सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क हो। इसको अचीव करने के लिए गरीब अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग की ज़रूरत है जिसके ऊपर जोर देने की ज़रूरत है। लेकिन हम किस बहस में पड़ गए? वो दूसरी बहस में पड़ गए। चले, इंजीनियरिंग के शोबे को मैं छोड़ना नहीं चाहता। इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इसके बारे में बात कर लें। आपके पास कम है क्या? पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। क्या फीट हासिल किया आप? देखें, अगर आपने ग्रेविटेशनल वेव्स के अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन हो गई, वो एक अलग चीज़ है भाई। आप थोड़ा कमर्शियल और इकोनॉमिक्स के बारे में भी तो बात करो। इकोनॉमिक्स में आप बताओ, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड पाकिस्तान में आए हुए, सेल्स कर रहे हैं। आप क्यों ग्लोबल नहीं हो पा रहे? मुकामी तौर पर मैन्युफैक्चरर, गलत बात नहीं करनी चाहिए, उनका एक कंट्रीब्यूशन है मुकामी तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स का एक अपना एक, जिसे आप कहें कि पोटेंशियल भी है, उनकी बाकायदा एक कंट्रीब्यूशन भी है इकॉनमी की तरफ, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट के हम रीजनल लीडर क्यों नहीं बने? और हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो इसके अंदर काफ़ी आगे बढ़ना चाह रहा है और हम उसकी चीज़ें भी मंगवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है नाजरीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और ये सारे सख्त तल्ख सवालात इनसे पूछेंगे। आज एक मुख्तलिफ जाविये से पूछेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक्स पे जाने से पहले हम बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे। हम बात कर रहे थे हमारे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट के बारे में। नॉन ट्रेडिशनल जो हमारे हिसाब से दुनिया भर में ये नॉन ट्रेडिशनल नहीं है। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है, लोग कहते हैं आप जज्बाती हो जाते हैं। मैं जज्बाती इसलिए हो जाता हूँ, छठी बड़ी आबादी वाला मुल्क इस्लामी दुनिया के अंदर, मैं ये बसूख से आपको कह सकता हूँ कि हम बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं, हमें तालीम का रुझान अच्छा है। मलेशिया, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का किरदार आता है और
अगर शऊर के हिसाब से आप देखें तो हम कहीं कम नहीं हैं। मेरे साथ बड़ी अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब रशीदुद्दीन राशिद साहब, साबिक सीनियर नायब सदर KCCI, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, 12 हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाते हैं और आपके ऊपर बराह रास्त सवालात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कुछ ऐसे चुपते सवाल पूछे। मैंने कहा आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर जब भी आप आते हैं मैं आपसे नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछता हूँ और नॉन ट्रेडिशनल गुड्स के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि आप इसके बारे में काफ़ी हमें ब्रीफ करते हैं। उन कम्युनिटीज़ के बारे में भी पूछता हूँ जिसके बारे में जनरल डिस्कशन नहीं होती। लेकिन आज मैं आपसे जिस बारे में पूछूंगा वो ये है कि आपके पास असासा ह्यूमन रिसोर्स है। आप कहते हैं ह्यूमन कैपिटल आपकी रिसोर्स है, एंटरप्रेन्योरशिप आपकी रिसोर्स है। आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेक्चर अटेंड करते होंगे, देखते होंगे बहुत सारे बाबू आते हैं उन लेक्चरों पर, सेमिनार्स के ऊपर लंबी लंबी 2-2, 3-3 घंटे की तकरीरें करते हैं और फिर वो उसके बाद चले जाते हैं, कोई मसला नहीं, चाय बिस्किट खा के। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने इंजीनियर पैदा किया, आपने डॉक्टर पैदा किया, आपने जो बच्चा आया उसको बचपन में ही छाप लगा दी, तुम बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, तुम बेटा बड़े होकर इंजीनियर बनोगे। लेकिन इंजीनियरिंग के शोबे में जाकर आपने कोई इंजीनियरिंग फीट नहीं दिखाई, आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपने कोई टर्बाइन नहीं बनाया, आपने कोई इंजन नहीं बनाया, आपने कोई गाड़ी नहीं बनाई, आपने कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपने कोई मशीनरी नहीं बनाई, आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड नहीं बना सके। आपकी मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर निकल रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकल रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर पे मैकेनिकल इंजीनियर मिल रहा है। आप मुझे ये तो बताओ इनकी अचीवमेंट क्या है? नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट कौन सी बना रहे हैं आप, बता दें मुझे। गाड़ी कौन सी बनाई आपने? सर, बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे यहाँ तो अब हर गली नुक्कड़ पर यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में हर साल हम सैकड़ों हज़ारों जो है वो इंजीनियर्स पैदा करते हैं। यू आर वेरी करेक्ट। लेकिन ये कि हमारी इनोवेशन नहीं है, हमारी हाईटेक इंडस्ट्री हमारी नहीं है, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम कुछ अचीवमेंट नहीं कर रहे और जहाँ हमने 2-3 किए वो भी हमारे बहुत गलत डायरेक्शन पर चले गए। अगर हम इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करते हैं ना, इंजीनियरिंग सेक्टर्स में मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में इस वक्त इंजीनियरिंग पर कोई तवज्जो ही नहीं है और कोई इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री नहीं लगी कि जो कि हमारे इंजीनियर्स को इनपुट करती। सबसे ज़्यादा जो इंजीनियरिंग में हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो काम कर सकता था, ना हम ट्रैक्टर बना सकते हैं, ना हम गाड़ियाँ बना सकते हैं। इसके अलावा हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स असेंबलिंग कर रहे हैं हम, असेंबलिंग वी आर ट्रेडर्स एंड असेंबलर्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जब एक नौजवान तालीम हासिल करने के लिए किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाता है और इंजीनियर बन के बाहर निकलता है तो हमारे पास उसको गाइडलाइन देने का फिर कोई इदारा नहीं होता। इंडस्ट्री हमेशा मांगती है कि जी उसे एक्सपीरियंस्ड आदमी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने अपनी एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री चलानी है अगर कोई इंजीनियरिंग सेक्टर का काम कर ही रहे हैं। मसला हमारे यहाँ एल्यूमिनियम मौजूद है, मसला हमारे मैग्नीज मौजूद है, मगर हम डिफरेंट अलॉयज़ नहीं बना सकें इस मुल्क में कि हम ऐसे अलॉयज़ बना लें कि जो कि आगे चल करके हमारी इंडस्ट्री को बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें। नहीं है अभी, ये नहीं है। हमारे यहाँ अलॉयज़ नहीं बनते, हमारे यहाँ डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अलॉयज़ नहीं बनते कि कॉपर और एल्यूमिनियम और आयरन को फेरस को मिला के डिफरेंट क्वालिटीज़ की हम, क्योंकि आपने मेटलर्जिकल इंजीनियर्स को किसी और लाइन पे लगा दिया। बुरा ना माने वो लोग, लेकिन सही बात है। दुनिया में हर जगह यूनिवर्सिटीज़ ही जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करती हैं। जब एक बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट करता है उसके बाद जब वो आगे निकलता है तो उसी के साथ साथ एक प्रोजेक्ट लेके निकलता है और सर, खादिम आपसे एक चीज़, स्टील मिल आपने बनाई, इंडिजिनसली आप स्टील मिल क्यों नहीं तैयार कर सके? आपको जब चाहिए आपको रूस की मदद चाहिए, आपको जब चाहिए आपको बैरूनी ताकतों की जरूरत चाहिए, आप क्यों नहीं बनाते? हमारा जो यूथ इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करके NED यूनिवर्सिटी से निकलता है, इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर से निकलता है, उसको बाहर निकलने के बाद सिवाय सड़कें नापने के और 20-25 से लेके 50,000 की जॉब की पड़ी रहती है। हमारे यहाँ की कोई लिंक नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारी यूनिवर्सिटीज़ लिंक हो। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में एक बहुत पुराना इदारा है जिसका नाम है जो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, PCSIR। और PCSIR का ये तो क्वालिटी एश्योरेंस का महकमा है। नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस नहीं। PCSIR पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का मतलब ये था कि जो हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन दी जाती है उसको इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाई जाएं। और वो इदारा आज भी मौजूद है मगर वो फेल है कोई प्रोडक्ट लाने में। और उसने आज तक हमारे नौजवानों को, हमारी इंडस्ट्री को वो नौजवान तैयार करके नहीं दिए जो इनोवेशन करते हो। आज भी PCSIR में बायोटेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं। आज भी PCSIR में बायोटेक्नीशियन जो कि कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ करके गए हुए वो हैं, लेकिन आज तक वो कोई बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट नहीं ला पाए हैं। हमारे यहाँ से मोलासेस एक्सपोर्ट होते हैं, हालांकि मोलासेस से हम मीथेन ले सकते हैं, मोलासेस से हम डिफरेंट केमिकल्स निकाल सकते हैं, एथेनॉल निकाल सकते हैं, जो कि हमारी फिर इंडस्ट्री
इंडस्ट्री का एक बेसिक रॉ मटेरियल है। हम इथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं और हम मोलासिस को export बाहर कर रहे भेज हैं, रहे हैं। मोलासिस को। ये सारे प्रोजेक्ट एक्चुअली जब हम एक लैब में काम कर रहे होते हैं एज ए स्टूडेंट्स, तो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर सारी चीजें बना रहे होते हैं। अब उसको टेस्ट ट्यूब से निकल करके इंडस्ट्री के बड़े बॉयलर्स में बड़े लार्ज स्केल पे, किया जाएगा, लार्ज स्केल पे। वो एक बीच में एक ब्रिज होता है। दुनिया में हर यूनिवर्सिटी जब अपनी रिसर्च करती है, पीएचडी किस लिए की जाती है? हमारी पीएचडी इसलिए की जाती है कि हम अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लें, लेकिन पीएचडी का मतलब होता है कि हम एक प्रोडक्ट लेकर के आए। ताजिरों को ही टिचकर मार रहे हैं आप। नहीं देखिए, अब आपका सवाल जिसकी तरफ जाके जवाब लगे, हमने तो जवाब देना है। आपने ये कहा नाम के साथ लगाने के लिए, जी, तो आपने तो बहुत सारे ताजिरों को हाँ, टिचकर मार दिया आपने। वो तो भाई बहुत सारे सियासतदान भी डॉक्टर बन के बैठ गए माजरत के साथ, ये तो सब बहुत सारे टीवी एंकर भी डॉक्टर बन के बैठ गए। तो चले खैर, मैं बेसाख्ता हंसी निकल गई, मैं रोकता हूँ वैसे, लेकिन we must be to the point। नहीं, बात ये सही, है to the कि इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये होता है। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सामने लेकर ठीक है। हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है, हमारे रिसर्च के बाद उसका इंडस्ट्रियल इंप्लीमेंटेशन नहीं। और देखिए, ये या तो ये यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि जब यूनिवर्सिटी एक ग्रेजुएट तैयार करती है तो उसके साथ साथ एक ग्रेजुएट के ग्रुप के साथ कोई प्रोडक्ट भी तो ये काम इंडस्ट्री का है, ये काम ट्रेडर का है, बिजनेसमैन का है, कि वो करने का है। देखिए, मिलके हमारे ट्रेडर के साथ हमारी सारे industrial खादिम के की साथ एक कौन छोटी मसला सी है? अर्ज, मुश्किल सवाल पूछता हूँ आपसे। पूछें। आप मुझे बताएं, कौन सी ऐसी ताजिर तंजीम है जिसने अभी तक इतना बड़ा प्रपोजल बना के बजट का ना भेजा हो, और कौन सी ऐसी तंजीम है जिसने ये प्रपोजल बना के किसी गवर्नमेंट रन या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भेजा हो कि हमें स्टूडेंट फलां चाहिए, सॉरी हमारे यहाँ ओवर सप्लाई क्रिएट हो गई, फलां वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, टेक्सटाइल इंजीनियर चाहिए, फलां वाला इंजीनियर नहीं चाहिए, मशीन ऑपरेटर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, ये वाली चीज़ नहीं चाहिए। आप मुझे बता दें, मैं मान जाऊँ। देखें, गवर्नमेंट से तो देखा आपने कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसलिए कि हमें गवर्नमेंट से कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। आज आप टेक्सटाइल्स में जो एप्रल्स देख रहे हैं, हमारे जो डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, जो डिजिटल प्रिंट्स आ रहे हैं, ये थोड़ा इनोवेशन है जो टेक्सटाइल सेक्टर में आया, लेकिन ये बहुत महदूद है। हम इंजीनियरिंग की बात करें अभी, असल में इंजीनियरिंग सेक्टर में पाकिस्तान पर तवज्जो दी ही नहीं दी गई। हमने कभी भी मेटल्स पर तवज्जो नहीं दी, और हमने कभी भी, और हम कैसे करेंगे? देखिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एक मसला नहीं है, इस मुल्क में एक मसाइल की आमाजगाह है जिसमें से निकल के वल्लाह आलम किस तरह प्रोडक्ट निकलती है। अच्छा, आपने इतना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोड्यूस किया, मुझे सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल गुड्स और इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है उसमें क्या अचीवमेंट है? आप दुनिया भर के अंदर मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रियां बन गई हैं इसकी, ऐसी हाईटेक इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं है। उसकी वजह है, देखिए उसकी वजह यह है कि एक तो हम कंपटीशन नहीं कर सकते अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर, इसलिए कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सुरंग या बहुत बड़ा एक दरवाज़ा खुला हुआ है इल्लीगल इंपोर्ट्स का और स्मगलिंग का। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, ये पाकिस्तान में फीजिबल नहीं है, इसलिए कि बाहर से इंपोर्ट हो जाया करते हैं, अफगान ट्रांजिट ट्रेड में आ जाया करते हैं। और अब जब आपका ये इतना बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान में से गुजरेगा एक सांप की तरह, तो वो आप देखिएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, कैसे अल्फाज इसका इंतखाब किया जी आप देख लीजिए किस तरीके से उसको सांप की तरह गुजार के अपने अपने घर के सामने से ले जाया जा रहा है, चाइना पूरा पाकिस्तान घुमा करके। तो इससे एक इतना बड़ा पाकिस्तान में एक इतना बड़ा जो सैलाब आएगा इंपोर्टेड आइटम्स का कि फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। बात यह है कि हमें कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, लेकिन हमारा कंपटीशन सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर ही स्मगल्ड गुड्स और जो ये ट्रांजिट ट्रेड के गुड्स आते हैं और जो मिस डिक्लेरेशन से आते हैं, तो हम कम्पीट नहीं कर पाते इन हाईटेक इंडस्ट्री की जो आप बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की खासकर। ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हमको डिसाइड करना पड़ेगा हमने कौन सी इंडस्ट्री को चूज़ करना है। अब मेरे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ जो इंडस्ट्रियल आप बहस हो रही है कि जनाब इसमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स हम लगाएंगे, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएंगे, सवाल ये कि मौजूदा इंडस्ट्रियल पार्क में क्या ग्रोथ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कॉरिडोर के साथ आप बनाएंगे। और अच्छा, ये काफ़ी लोगों ने कंटेस्ट किया, नहीं प्ली सुन लें उनकी प्ली ये है कि ऑर्गेनाइज तरीके से जब काम होगा तो ठीक तरीके से होगा। कोई गलत बात है, वो बोलते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया बन जाए तो इसमें क्या खामी है। अगर आज हम ये तय कर लें कि जी फलां XYZ लोकेशन के ऊपर एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा, तो आपको क्या एतराज़ है? 1/4 द कॉस्ट के ऊपर आपको लैंड प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप यहाँ पे बेचो अपना सिटी ऑफ कराची के अंदर, वहाँ पे जाके खोलो। सर लैंड तो प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद लैंड प्रोवाइड करके सो जाएंगे। आप ज़रा यहाँ से अपने स्टूडियो से 35 किलोमीटर आगे जा करके मेरे साथ पोर्ट कासिम चले चलिए, बहुत ऑर्गेनाइज्ड एरिया है। वहाँ पे एक टेक्सटाइल सिटी नाम का बोर्ड आज से 10 साल पहले से लगा हुआ
है। कैसा चल रहा है, कितनी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई वहां से? सर वहाँ सूरत हाल ये ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सीवरेज है, ना ट्रीटमेंट प्लांट है। और जब हम पोर्ट कासिम अथॉरिटी से, दिस इज एन एग्जांपल, किसी को इल्जाम नहीं है, वो कहते हैं जी बिजली हमने नहीं देनी, कई ने देनी है, पानी हमने नहीं देना, वाटर बोर्ड ने देना है, और सीवरेज प्लांट आप खुद लगाइए। और मतलब ये है कि देखिए आप मौजूदा इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो कि एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो सकती थी, यहाँ पे काम नहीं हुआ। हम बहुत सुनते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, खैरपुर इकोनॉमिक जोन हम सुनते हैं, सक्कर इकोनॉमिक जोन हम सुनते हैं। मैं तो और भी बचपन से और भी चीजें सुनता आ रहा हूँ। ये सिर्फ मैं तो जमीनों फ्री पर- पोर्ट डेवलपमेंट की बात सुनता आ रहा हूँ, क्या हुआ उस सिलसिले में? कुछ भी नहीं। तो ये सारी इसमें होगा क्या, मैं आपको बताऊं कि आप इंसेंटिव्स दे करके, जिस तरह स्वात मैंगोरा की इंडस्ट्रियल स्टेट जब बनाई गई, उनको इंसेंटिव दिया गया और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री खत्म हो गई और वहां पर उन्होंने इंसेंटिव्स हासिल करी। वहाँ ये सारे गेम्स होंगे। हतार वगैरह की बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, मैं वहीं क्या की हुआ बात वहाँ कर पे? रहा क्या हूं। हुआ? क्या वहाँ ये हुआ कि हमारे यहाँ के लोगों ने वैल्यू एडिशन 5% भी नहीं की, और जनाब वो प्रोडक्ट लाके पाकिस्तान की मार्केट में बेच दिया। रॉ मटेरियल उन्होंने इंपोर्ट किया 0 सेल टैक्स पर, और आधे से ज़्यादा रॉ मटेरियल पाकिस्तान की लोकल मार्केट में आके सेल हो गया। जब हमारे मुल्क से नेटो के कंटेनर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये बड़ा तल्ख सवाल है। तो सवाल ये है कि जो ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर्स निकलेंगे जो कि चाइना से ग्वादर तक इस मुल्क में से गुजरेंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब वो ग्वादर पोर्ट में पहुंचेंगे तो कंटेनर के अंदर कुछ होगा कि नहीं। हमसे डीजल नहीं, सब आप देखिए डीजल हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। कराची की गलियों में डीजल बिक रहा है, आ रहा है अफगान बॉर्डर से, ये कोई कराची के अगले दरवाजे से नहीं आ रहा, लेकिन कराची के गली कूचे से, यहाँ से मैं आपको 5-10 किलोमीटर के फासले पे ले जाकर दिखा सकता हूँ कि ईरानी डीजल बिक रहा है। तो जब हमारे यहाँ करप्शन की ये इंतहा हो तो हम इस किस्म के कॉरिडोर्स खोल रहे हैं, तो हम किसके लिए कॉरिडोर्स खोल रहे हैं? सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री को जो सबसे बड़ा सेटबैक है, हमारा सबसे बड़ा सेटबैक जो है वो हमारी इन इम्पोर्ट से है और ये इलीगल रूट से आ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। आप चाहे टैक्सेशन पर आ जाइए, आप ताजिर से कहिए, वो कहते हैं कि जी मैं रजिस्टर क्यों कराऊं। बात ये है कि मुझे तो अनरजिस्टर्ड सोर्स से सारी चीज़ें मिल रही हैं, सब कुछ तो आपके मुल्क में स्मगल आ रहा है। तो ये डोर जब तक नहीं सुलझेगी हमारे ये निज़ाम नहीं सुलझ सकता। इंडस्ट्री को आपसे ब्लेम ना करें, हम हाईटेक इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो हाईटेक इंडस्ट्री के लिए ज़रूर, अभी आप कल टीवी पे दिखाया कि जनाब ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, रोलर चलाया जा रहा है, जो कि सैटेलाइट रिसीवर जो है वो इंडिया से इम्पोर्ट हुए और यहाँ पर वो स्मगल होकर आ गए और उस पर जो है हमारे यहाँ। सवाल ये कि हमारे जब बॉर्डर्स में इतने बड़े बड़े दरवाजे खुले रहेंगे तो हम कैसे इंडस्ट्री यहाँ पे इस मुल्क में चलाएंगे? आप कह रहे हैं ये एक रीज़न है बहुत बड़ा जिसकी वजह से लोग, लेकिन हमारे प्रोग्राम के अंदर एक आए थे, उन्होंने कहा था स्मगलिंग के ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है, और ख़ास तौर पे इस रीजन के अंदर जो ये जिस बिलखुसूस साउथ रीजन के अंदर स्मगलिंग जो है ये ना होने के बराबर है। अब वो और आप अगर क्लेम ये कर रहे हैं कि नहीं है, मैं तो कहता हूँ वो और मेरे साथ मार्केट चलें और दुकानदार से पूछे तुमने जो माल मंगवा रखा है, आया उसके पास कितनों के डॉक्यूमेंट्स हैं और कितनी वैल्यू पर आ रहे हैं। नहीं, वो एक अलग चीज़ है। दैट मीन्स के वो नहीं स्मगलिंग, देखें सर, स्मगलिंग के माने ये हैं कि जो पोर्ट ऑफ एंट्री है या पॉइंट ऑफ एंट्री वहाँ पे गड़बड़ हुई है। अभी यहाँ पे उसके पास रसीद नहीं है, ये तो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या वेंडर वगैरह भी उसके साथ कर सकता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए कि वो स्मगल्ड आइटम है और मार्केटें भरी पड़ी हैं इनसे। और आप यानी आप ये कह रहे हैं उस सोर्स का माल मार्केट के अंदर किताबों में आया ही नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। और मुझे बताइए अंडर इनवॉइसिंग को आप क्या कहेंगे? अगर 100 रुपए की चीज 10 रुपए में इंपोर्ट हो रही है तो 90 रुपए स्मगल नहीं हुए क्या? 100 रुपए की चीज आप 10 रुपए में यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बाकी 90 क्या हुए? बाकी 90 तो स्मगल ही हुए ना। स्टेट कैसे अब इस्टेब्लिश कर सकती है एक प्रोडक्ट की प्राइस को जाकर अब वेरीफाई तो नहीं कर सकती वेंडर के? तो ऐसा होता है, लेकिन सवाल ये फिर स्टेट का क्या मतलब हुआ? जब स्टेट ये सब कुछ नहीं, स्टेट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, स्टेट के पास बहुत बड़ी सर पावर है। आपका मतलब ये है कि स्टेट एक वेंडर रिसीट को चेक करेगी कि वो जो एक्सपोर्टर बाहर का एक्सपोर्टर है या हमारे मुल्क के अंदर जिसे आप कह लें कि इंपोर्ट जो मंगवा रहा है सामान, बाहर के एक्सपोर्टर की रसीद को चेक करेगा कि इसकी कीमत सही है या नहीं। असल में इंटरनेशनल वैल्यूएटर्स होते हैं जो कि हर चीज की एक वैल्यूएशन करके कस्टम्स को देते हैं कि तो अब $10,000 से कम का माल आ रहा है तो फिर वो किस तरह से वैल्यूएट होगा? इतना तो खर्चा उसकी वैल्यूएशन पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी दुनिया में हर जगह इसी तरह है, वरना इस तरह निज़ाम नहीं चला करता। अगर आप इस निज़ाम को कहते हैं तो फिर मेरी इंडस्ट्री को ब्लेम ना करें ना।
फिर मेरी इंडस्ट्री को क्यों ब्लेम करते हैं कि जी मैं प्रोडक्ट लेकर के आऊँ? मैं यहाँ पर एक स्विच बोर्ड बनाता हूँ, मैं यहाँ पर अगर केबल बनाता हूँ, बिजली का केबल बनाता हूँ, जिसमें प्रॉपर कॉपर यूज करता हूँ, प्रॉपर 99.99% का कॉपर यूज करता हूँ, उसकी इंसुलेशन के लिए प्रॉपर मैं पीवीसी यूज करता हूँ, तो फिर मैं कॉम्पिटिटिव नहीं रहता कि चाइना के केबल से मैं कैसे अपना केबल इस मुल्क में ला करके बेचूं, जिस मुल्क में सबसे महंगी तरीन बिजली हो, जिस मुल्क में लेबर का मसला हो, मैं यहाँ प्रोडक्ट लेकर के आता हूँ और ऊपर से चाइना क्या, मैं किसी भी मुल्क से आकर के यहाँ पर मेरा कॉम्पिटिटर आकर के कंटेनर भर के भेजे। मैं आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान में सरिया भी इंपोर्ट होने लग गया है और वो भी हमारी अब यहाँ पर फर्नेसेस भी बंद होनी शुरू हो गई हैं। और ये क्या जो बात कर रहे हैं सर, ट्विस्टेड और ये डिफॉर्म बार की इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है। सर कोई ग्रोथ नहीं आ रही, कोई ग्रोथ नहीं आ रही, नीचे होनी शुरू हो गई हैं। अब प्रोजेक्ट्स में इंपोर्टेड सरिया लगना शुरू हो गया है। मैं तो आपको मार्केट की बात बता रहा हूँ, मतलब मैं कोई वो बात नहीं कि जो कि छाप के और मीडिया पर चलाई जाती है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री कैसे कम्पीट करेगी? फिर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं भी ट्रेडर बन जाऊँगा। और ये हकीकत है, इस वक्त हम लोग इस मुल्क को जिस नहज पर जाता हुआ नज़र आ रहा है ये मुल्क, हम ट्रेडिंग कंट्री बनते जा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त जो कंटेनर जो शिपिंग कंटेनर कराची पाकिस्तान से बाहर चाइना जा रहा है, उसका फ्रेट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ $25 हो गया है। $25 में 20 टन माल आप पाकिस्तान से बाहर ले जाइए। दुबई यहाँ से 8,000 पाकिस्तानी रुपए में कंटेनर ले जाइए आप, 18 से 20 टन माल लेकर के। इतना पाकिस्तान में इंपोर्ट हो गई है कि अब यहाँ से कंटेनर्स को बाहर ले जाने का मसला हो गया है। पाकिस्तान में शिपिंग कंपनीज परेशान है कि वो इंपोर्ट्स के बाद अपने कंटेनर भेजेंगे बाहर। आप 8,000 पाकिस्तानी रुपए में कंटेनर में 20 टन गाड़ी भरी हुई आती है लेकिन खाली वापस जाती है। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा सिलसिला हो जाए कि हम भर के ले जाएं। ये सिनेरियो है, ये तो इत्तेफाक है कि इस वक्त ऑयल तो क्या एक्सपोर्ट करें? फिर हम क्या एक्सपोर्ट करें? आप बताएं ना, क्या एक्सपोर्ट करें, क्या हम करें? क्या टेक्सटाइल आपकी बढ़ नहीं रही, आपने बोला ताजर लगाओ हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, वही हिले बहाने पुराने वाले। नहीं, सीधी जो बात है फ्रैंक है, टेक्सटाइल के अंदर आपने कुछ मार्का वार्का नहीं किया, आपको GSP प्लस स्टेटस दिला के दिया, आपको बिजली पे 3 रुपये कम करके दे दिए, आपको सारी दुनिया की आसानें और आसाइशें प्रोवाइड कर दी, और अब आपके लिए मुस्तकबिल के अंदर 0 रेटेड आपको वो देंगे इंडस्ट्री टेक्सटाइल की। फिर भी आप मुतमईन ही नहीं हो रहे, ग्रोथ रेट ही नहीं दिखा रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास वैल्यू एडिशन उस तरह से नहीं। देखिए टेक्सटाइल की तो आप मुझसे बात ही ना करें, मैंने आपके सामने नॉन ट्रेडिशनल की बात की। टेक्सटाइल तो एक बहुत बड़ा माफिया है, जो कि सारा का सारा बेनिफिट्स और सारे के सबसे ज़्यादा मासूम बन के और सारे बेनिफिट्स लेकर के जा रहा है। आज फतेह टेक्सटाइल मिल का आप स्कैंडल देख लीजिए, उस पर बिलियंस और रुपीस का पाकिस्तान में जो है उस पर अभी पेनल्टी चार्ज हुई है कि वो अपना फॉरेन रेमिटेंस लेकर के पाकिस्तान नहीं आया, अरबों रुपए का उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। आप पढ़ लीजिए, इसमें सारे बैंक इन्वॉल्व थे। ये जो मसला आता है कि जो ये ओवर इन्वाइसिंग कर देते हैं, ये एक बहुत बड़ा गेम है। लेकिन इससे हटकर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ मसला ये कि ग्रोथ और सेक्टर में क्यों नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रही है, हमारी प्रोडक्ट्स अब महंगी हो रही हैं। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे महंगी गंदम है, हम क्या वैल्यू एडिशन करेंगे? क्या हम गंदम एक्सपोर्ट करेंगे और क्या गंदम के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे? इस वक्त पाकिस्तान में चीनी मौजूद है, चीनी का कोई बायर नहीं है। सवाल ये, जब ब्राज़ील चीनी जो है वो 30 से 35 रुपये पाकिस्तान में बेच सकता है, तो पाकिस्तान में चीनी क्यों नहीं 30 से 35 रुपये में प्रोड्यूस होती? हमारा ग्रोवर भी रो रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट भी रो रहा है, और हमें खुद भी महंगी चीनी मिल रही है। मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे यहाँ वो शुगर में कार्टिलाइजेशन है, कार्टिलाइजेशन अपनी जगह, लेकिन उनकी प्राइस ही नहीं आ रही। उनकी कैलकुलेशन देखें तो ये हकीकत है कि वो जिस रेट पर गन्ना खरीदते हैं उसके बाद उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं, पूरी कैलकुलेशन बारे में नहीं आता, उनके हिसाब में नहीं आता। उसकी वजह ये है कि हमारी हुकूमत में कुछ लोग तो शुगर मिल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रोवर के नुमाइंदे हैं, तो उन्होंने शुगर केन की प्राइस को बढ़ाना है। वो शुगर केन की प्राइस को इस तरह नहीं नीचे ले जा सकते जो कि मिल की कॉस्ट कम हो। मिल कहता है जी ठीक है, मैं इस रेट पर अगर शुगर केन खरीदूंगा तो मुझे इतनी सब्सिडी दीजिए, वरना तो मैं चीनी बेच नहीं सकता। तो वो दोनों तरफ से इस मुल्क में नुकसान हो रहा है। ग्रोवर को नाजायज़ तरीके से उसकी प्रोडक्ट महंगी बिकवाई जा रही है, और मैन्युफैक्चरर को एक अलग से इंसेंटिव दे करके उससे उसकी प्रोडक्ट जो है वो बनवाई जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो ब्लॉक हो गई है। अब चीनी हम उस रेट पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और मज़े की बात सुने, अब एक्सपोर्ट के ऊपर फर्दर रिबेट का ऐलान किया गया, लेकिन उस रिबेट के बावजूद शुगर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही। इसी तरह गंदम की एक्सपोर्ट पर रिबेट का ऐलान किया गया, लेकिन गंदम नहीं एक्सपोर्ट हो पा रही। सवाल ये, इस मुल्क में गंदम को इतना महंगा किया क्यों? इसलिए कि एक माफिया है जो कि गंदम के ग्रोअर का माफिया जो असेंबली में बैठा हुआ है, वो गंदम की प्राइस नीचे नहीं जाने देता। दूसरी तरफ
ज़मींदार के साथ मसला ये है कि उसकी फर्टिलाइज़र की प्राइस नीचे नहीं जा रही, उसकी पेस्टिसाइड्स की प्राइस नीचे नहीं जा रही, वो एक अलग कार्टेल है। तो यहाँ पे मसला जो है वो इतना सिंपल नहीं है कि बहुत आप किसी एक complicated को है। कहेंगे जी मैं मैन्युफैक्चरर, मैं नहीं तो एक्सपोर्टर। फिर आप क्या हो, आप क्या सिस्टम ऑफ इकोनॉमी क्या है आपकी? आप कमांड इकोनॉमी हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम है, आप क्या हैं? इंपीरियलिस्टिक सिस्टम है। मतलब जो बातें आप कर रहे हैं उससे मैं गैदर कर रहा हूँ कि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियाँ ऐसी होंगी जो कि इंपीरियलिस्टिक अदवार की मईशत पर गेम खेल रही हैं। जो मुकामी तौर पर हमारे यहाँ गेम हो रहा है उसमें फ्यूडलिस्टिक इन्वॉल्वमेंट भी है। अगर प्लानिंग के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारी रिसोर्सेज जो हैं उनकी जिस एलोकेशन जो है, जिस एक बेसिक मीनिंग है, वो स्टेट डोमिनेटेड तो नहीं है, इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है, स्टेट इन्फ्लुएंस्ड कह सकता हूँ। हाँ, और हाँ, फ्री मार्केट भी आप टेढ़े मेढ़े से फ्री मार्केट हो। देखिए स्टेट इन्फ्लुएंस तो है ही, इसलिए कि जो पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं ये चंद लोग मिलकर बनाते हैं। देखिए हमें अपनी एक डायरेक्शन तय करनी पड़ेगी कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि आप फर्टिलाइजर को सस्ती गैस दे रहे हो, सही दे रहे हो, अंडर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, अंडर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर को दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे तो हैं। फिर आप कैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी हो? देखिए फ्री मार्केट इकोनॉमी तो हम है ही नहीं, हम तो सिर्फ अपने मफादात के लिए जो है वो लोगों को जो है वो फ्री मार्केट में लेकर के आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं चीज़ें और फिर निकाल लेते हैं। देखिए मसला सबसे बड़ा ये है, अगर या तो हम ये डिसाइड करें कि हम ट्रेडिंग कंपनी बनेंगे, कंट्री बनेंगे, उस पे हमें ये चाहिए कि अपने इंपोर्ट ड्यूटीज़ को इतना स्लैश डाउन कर दें कि जहाँ पे करप्शन का चार्ज ना रहे। लेकिन जब तक चेक, देखिए हुकूमत का काम होता है चेक एंड बैलेंस तो करना। मीशत का बट्टा बैठ जाएगा अगर हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री बन गए सर तो भट्टा आप कौन सा नहीं बैठा हुआ? सवाल ये है कि अगर आप इसको कैसी बातें कर रहे हैं रशीदुद्दीन राशिद साहब, आप खुद देखें रोज़ हम थप्पियाँ ले रहे हैं लोगों से, लोग थपक रहे हैं आके हमारी कार्रवाइयों को। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कह रहा है कमाल कर दिया, वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं कमाल कर, मतलब मैं नहीं कह रहा, जो रिपोर्ट मिल रही है वो बता रहा हूँ। तो कहेगा इसलिए कि हम उससे पैसे ले रहे हैं, वो तो कहेगा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कमाल कर रहे हैं। IMF आपसे खुश, भाई सब लोग आपसे खुश। आपने दुनिया भर के अंदर यूरो बॉन्ड फ्लोट कर दिए, आप तो मतलब आप हर एक से शाबाशी लेकर आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं मईशत ठीक नहीं काम कर रही, अभी बट्टा कौन सा बैठा? सर बट्टा कहाँ बैठा? अभी तो आप हुकूमत कह रही है कि हमारे खजाने का जो ढक्कन है बंद नहीं हो रहा, हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से 20 अरब डॉलर बाहर निकल रहे हैं। जहाँ कैसे नहीं निकलेगा, जब आप एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर 33% जब आप टैक्स ले लेंगे तो आपका ख़जाना तो भरेगा, मगर इस मुल्क के लोगों का क्या हाल होगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। और ये जो ये जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं एक छोटी सी मिसाल दी ना आपको। वैसे आप दूसरे मालिक में जाते हैं, देखते हैं पानी के टैंकर घूम रहे हो, कोरिया में आपने देखा पानी का टैंकर घूम रहा हो, पीछे उसके एक पाइप लटक रही हो पानी, और लोग भाग रहे हैं। ये बात करेंगे, मैंने दुनिया में ये भी नहीं कहीं देखा कि स्पेशल नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हों और वो पानी के टैंकर कमर्शियली सप्लाई कर रहे हों। ये हकीकतें बहुत तल्ख हैं। या तो हम इस मुल्क को सुधारना शुरू कर दें या फिर हम भी इसी समुंदर की एक मछली बन जाएं और छोटी मछलियों को हजम करने लग जाएं। सिस्टमिक प्रॉब्लम इस तरह तो एक नहीं हज़ार है, मैं आपको गिन के बता दूं। मैं तो आपको वो सिस्टमिक प्रॉब्लम बता रहा हूं जो आपकी इकोनॉमी का भट्टा बिठा रही हैं। आप जब अगले दिन हम बात कर रहे थे, मैं और आप कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम किया था, वाटर कॉस्ट आपको याद होगा, हमने कैलकुलेट की थी कि पर गैलन हमें कितनी पड़ेगी। आपने मुझे नूरियाबाद वगैरह का भी बताया था कि आपको पर गैलन कितना पड़ रहा है और जगह पर गैलन कितना पड़ रहा है। दुनिया भर के अंदर वैसे इस तरह का सिलसिला। और पीएच क्या होता है सर आपके पानी का, कि अगर कोई लोहा रख दें उसके अंदर तो वो गल जाए, ऐसा पीएच है ना आपके पानी है? तो मानना तो कि नहीं है, बताएं आपने एक्सपीरियंस किया ये? बिल्कुल है, मेटल के साथ फौरन रिएक्ट करता है, पानी रिएक्ट करता है, हाईली एसिडिक है। हम क्या कर सकते हैं? बात ये है, देखिए तो आप कैसे इकोनॉमिकली परफॉर्म करोगे? आप कैसे इकोनॉमिकली परफॉर्म करोगे? 5 दरियाओं वाला मुल्क जो है उसका वाटर पीएच लेवल नॉर्मल नहीं है। वो पीएच लेवल नॉर्मल इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने उसमें कुछ डाला ही नहीं, ना क्लोरीन डाला ना कुछ किया, तो वो पानी, देखिए वो तो एक करप्शन है। हम इस मुल्क में अगर हम बहुत बड़ी बहस की तरफ जा रहे हैं, इस बहस में तो अल्टीमेटली करप्शन है। लेकिन अगर हम अब बात करें कि हमने इस मुल्क को कहाँ से सही करना है, सबसे पहले तो विल होनी चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मसला ये है, हर आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट को ब्लेम करता है। क्या करता है? बिल्कुल। वो एक प्रोडक्ट लाने के लिए, मैं बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचारे को पता ही नहीं होता किस तरह से उसकी प्रोडक्ट बाहर आ जाती है, इसलिए कि उसके साथ इतने मसाइल क्रिएट कर दिए गए हैं कि वो एक स्ट्रगल करके प्रोडक्ट लाता है। आप उसको एक अम्ब्रेला प्रोवाइड कर दीजिए, आप उसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दे दीजिए। आज इंडस्ट्री के लिए लैंड डेवलप करना मसला है। आज हमारे यहाँ हमें कुछ नहीं मिलता, और अगर कोई इंडस्ट्री लगा ले तो उसके बाद 20 इदारे आ जाते हैं, और फिर जो कोई इंडस्ट्री चलने लगती है उस पर नए नए किस्म के टैक्स आने लगते हैं। सर्विस इंडस्ट्री इस मुल्क में चलनी शुरू हुई,
और सर्विसेज सेक्टर में बड़ी तरक्की हुई, लॉजिस्टिक कंपनीज आई, लॉजिस्टिक कंपनीज ने काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा एक बूम मिला हमारी इंडस्ट्री को कि उस प्रोडक्ट की तरफ चलेगी। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज ने बाकी जिम्मेदारी संभाली। जब ये फ्लरिश करी तो सरकार ने टैक्स लगाने शुरू कर दिए। आज एक सर्विस इंडस्ट्री अगर अपनी सर्विसेज पर सिंध गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है तो एक नया टैक्स उस पर लगा दिया गया कि अगर आप ये सर्विस किसी रेंटल स्पेस पर कर रहे हैं तो आप एक टैक्स और दीजिए, यानी कि एक तो अपनी सर्विस का टैक्स दीजिए, फिर अगर आप ये रेंट पर कर रहे हैं तो रेंट पर अलग से टैक्स दीजिए। तो सवाल ये है कि इस तरह की जब टैक्सेशन होगी तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। सूबों पर जब से 18वीं तरमीम के बाद सूबों को सेल टैक्स कलेक्ट करने का और लगाने का इख्तियार दिया गया, वहाँ पर सूबे इतने बेलगाम हो गए कि उन्होंने 16 से 18 से 19% तक टैक्स लगाना शुरू कर दिया। सवाल ये कि कहीं उन पर ये पाबंदी भी तो लगाएं कि वो मैक्सिमम कितना टैक्स लगा सकते हैं और कितने तरीके से लगा सकते हैं। पहले तो वफाक का मसला था, अब सूबों का मसला इससे ज़्यादा गंभीर हो गया। सबसे ज़्यादा टैक्सेस जो है इस वक्त सूबाई हुकूमतें लगा रही हैं और सर्विसेज के नाम पर मैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, कल अगर सरकार को पता लग गया तो मेरी आपकी गुफ्तगू पर भी टैक्स लग जाएगा। एक नया रूल आया है कि हर चीज़ सर्विस है, सिंध गवर्नमेंट लेकर के आइए, हर चीज़ सर्विस है और हर सर्विस पर हम टैक्स लगाएंगे। एक्सेप्शन देंगे सिर्फ चंद चीज़ों को, इसलिए कि मैं आपको अगर मशवरा दे रहा हूँ बैठ करके और आप एज ए एंकर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो कल इस पर भी टैक्स लग जाएगा, क्योंकि ये भी एक सर्विस है ना पब्लिक के लिए, पब्लिक को अवेयरनेस देना भी तो एक सर्विस है। तो बात यह है कि हमें कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस लगाना चाहिए। इस मुल्क में चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से हम टोटल तबाही की तरफ जा रहे हैं। मैं तो तनकीद कर रहा हूँ, मैं तो डिससर्विस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे तो उल्टा जो है वो टैक्स का रिफंड मिलना चाहिए अगर आपकी ऐसा बात नहीं दुरुस्त होती है, है तो। ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक और जानिब ले जाना चाहूँगा जनाब वाला, मसला एक और नौयत का भी है सर्विसेज के ऊपर, क्योंकि मैं आज बात नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट करूँ। आप मुझे ये बताएं, आपने स्मगलिंग की तो बात की, बात ये है कि अगर फ्रैंकली स्पीक, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, बात ये है मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को ब्लेम क्यों ना करूँ जब उसको 20 साल तब मिले जब चाइना कंपेरेटिव एनवायरनमेंट में नहीं कूदा था, जब इंडिया जो था वो प्रोटेक्शनिज्म के समुंदर में डूबा हुआ, भीगा हुआ, बाहर नहीं निकलना चाह रहा था, इंपोर्टेड गुड्स को अलाउ नहीं कर रहा था। आपके पास गोल्डन टाइम था, आपको ओपन स्काई पॉलिसी थी, आपको ओपन करेंसी पॉलिसी थी, दुनिया जहाँ की आसानियाँ दी, आपको आसाइशें दी, BMR दिए, लोन दिए, लोग खा पी गए, लोगों ने खा पी के ख़त्म कर दिए, और इधर उधर राइट ऑफ वगैरह भी हो गए। वो बहुत लंबी लंबी स्टोरियाँ हैं, मैं उसके मुतालिक बात नहीं करना चाहूँगा। तो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या करके दिखाया? 80 की दिहाई ज़ाया की, 90 की दिहाई ज़ाया की, पहले आपने नेशनलाइजेशन की शिकायत की। 80 की दिहाई में कौन सी शिकायत थी भाई? तब तो वो हमारे मर्द मोमिन साहब हुआ करते थे, जनाब ज़ियाउल हक साहब, और उन्होंने कहा मैं अभी सारी पॉलिसियाँ रिवर्ट करता हूँ। जिन लोगों की किसी की स्टील मिल फंसी हुई थी वो उसको वापस दिला दी, किसी की इंडस्ट्री फंसी हुई थी उसको वापस दिला दी। नहीं पता, ये आप बात कर रहे हैं ना डी नेशनलाइजेशन की तरफ की, प्राइवेटाइजेशन और ये सिलसिला सब दे दिया ना आपको, आप करो। आप मुझे ये बताइए कि किसको किस तरीके से दिया गया, इसकी बहुत बड़ी कहानी है। शायद आपको बड़े बड़े बैंकों की कहानी आपको मालूम है, MCB की कहानी आपको शायद मालूम नहीं, आपको नहीं जाना चाह रहा होगी। मैं आपको जिस तरफ ला रहा हूं वो तो बताएं ना, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं। बता रहा हूं ना आपको, इल्जाम आपने बिल्कुल सही लगाया। बात यह है कि जब हमने इंडस्ट्री लगाई तो 70 की दिहाई में हमारी इंडस्ट्री हमसे छीन ली गई, राइट। जब 80 की दिहाई में हमसे ये कहा गया कि आपकी इंडस्ट्रीज हम वापस कर रहे हैं, तो उसमें इतना बड़ा करप्शन इस मुल्क में किया गया कि हकीकी इंडस्ट्रियलिस्ट को ना तो इंडस्ट्रियाँ दी गई, बैंक्स डी नेशनलाइज, और बैंक्स पहले हमें फाइनेंस नहीं करते थे, इसलिए कि सरकारी बैंक थे। सरकारी बैंक पैसा कैसे देते थे कि जब उनकी जेबें पहले भरी जाती थी। फिर जब बैंक्स को डी नेशनलाइजेशन की बात आई तो वहाँ पे फिर फेवरेटिज्म चला, और वहाँ पे फिर जो है बैंक ने जो है वो प्राइवेट बैंकिंग जो है इस मुल्क में अब जा करके स्टार्ट हुई। लेकिन प्राइवेट बैंकिंग में अगेन उनकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट को लोन देना है, गवर्नमेंट को पैसे देना है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को पैसा नहीं देते, लोन्स हमें नहीं मिलता। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं कि जिस मैं कह रहा हूँ उसके बावजूद हमारी इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, उसके बावजूद हम नई प्रोडक्ट्स। चले, मैंने आपसे और बहुत सारे सवालात पूछने, लेकिन क्या करूँ मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है। कोशिश तो मेरी ये थी कि सवालात आपसे पूछ सकूँ। रशीदुल राशिद साहब, आपका शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।